सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारी सितंबर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो सितंबर परीक्षाओं में आपको क्या क्या सिलेबस आना है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सितंबर परीक्षा में हम आज से दोहराई करने जा रहे हैं सितंबर परीक्षा के लिए। इस दोहराई कार्य के दौरान आपका सिलेबस में पाठ्यक्रम में सबसे प्रथम जो आपको मैं दोहराई कराने जा रही हूँ आज, वो टॉपिक है अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश जो है आपका पेपर में आएगा 3 मार्क्स का और अपठित पद्यांश जो है वो आएगा आपका 3 मार्क्स का। टोटल मिला के हो गया 6 मार्क्स का। और साथ में एक टॉपिक आज हम और कवर करेंगे, संदेश लेखन। संदेश लेखन जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका आएगा 5 अंकों का। ठीक है बेटा। तो इसी के पहले हम दोहराई कराने जा रहे हैं। बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक बुक में से क्या कर सकते हो, एक अनसीन पैसेज उठा सकते हो और उसकी प्रैक्टिस जो है वो घर पर बैठकर कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी के पास 9वीं की पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं, आप क्या कर सकते हो, उन पुस्तकों में से कोई भी एक अनसीन पैसेज उठाकर, अपठित गद्यांश उठाकर आप उसकी प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो आज इसी के साथ मैं आपको एक अनसीन पैसेज दिखाने जा रही हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा अनसीन पैसेज है। ठीक है। अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, बहुविकल्पीय वाले, जिसको हम बोलते हैं ना, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो बहुविकल्पीय नहीं है, सीरियल वाइज ऐसे ही दिए गए हैं। ठीक है ना, 1-1 मार्क्स में दिए गए हैं ये। ठीक है ना। तो हमारा पहला जो गद्यांश है, ध्यान से देखिए। विद्यार्थी काल की तुलना कच्ची मिट्टी के लोंदे से की जा सकती है। लोंदा होता है बर्तन। कच्ची मिट्टी को तोड़ मरोड़ कर उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। यह बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वह कुछ कुरूप यानी कि उसका गंदा रूप, कुरूप होता है बुरा रूप, या अच्छा रूप। अच्छा रूप क्या होता है, रूपवान। ठीक है ना। कुरूप होता है बुरा रूप और रूपवान क्या होता है, अच्छा रूप। कि कुरूप बनाता है या रूपवान। ठीक उसी प्रकार अपने मन मस्तिष्क को मोड़कर विद्यार्थी भी अपने आप को जैसा चाहे वैसा बना ले। मूलतः विद्यार्थी जीवन में जोश तो बहुत रहा करता है, पर होश जो है वो कम ही रहता है। जोश के वशीभूत होता है अधीन होकर। हम किसी चीज के जब अधीन हो जाते हैं, अधीन होकर वह कई बार अपने घर परिवार, समाज और देश के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। अतः विद्यार्थी का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे व्यर्थ के विषयों, फालतू की बातों की ओर ध्यान न देकर अपने परम लक्ष्य अध्ययन, स्टडी करना और शिक्षा पर ही सारा ध्यान केंद्रित रखे। विद्या अध्ययन के बल पर स्वयं को अच्छा व सुयोग्य बनाने का प्रयत्न करें। ठीक है, ये आपको अनसीन पैसेज दिया गया है। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको नीचे दिए गए हैं। अब जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आप क्या दे सकते हैं, विद्यार्थी जीवन से संबंधित। ठीक है ना। फिर है सुयोग्य में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो, केंद्रित में से प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए। सुयोग्य में देखो, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द की शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है ना। सुयोग्य, इसमें क्या है, उपसर्ग है, और योग्य क्या है, मूल शब्द। अब केंद्रित में क्या है, केंद्रित में केंद्र जो है वो मूल शब्द है और इत क्या है, प्रत्यय है। विद्यार्थी जीवन की तुलना किससे की गई है और क्यों। विद्यार्थी जीवन की तुलना की गई है कच्चे मिट्टी के लोंदे से, जिसे जैसा चाहे वैसा बनाकर उसी रूप में उसे ढाला जा सकता है। वह रूप जो है बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी। विद्यार्थी किनके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। विद्यार्थी जो है कई बार जोश के वशीभूत होकर वह अपने घर परिवार, समाज और देश के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड किया है तो आपको जो क्वेश्चंस की जो आंसर है वो फाइंड आउट करने में देर नहीं लगेगी। विद्यार्थी को इस काल का लाभ किस तरह उठाना चाहिए। विद्यार्थी को इस काल का लाभ कैसे उठाना चाहिए, अपने अध्ययन को ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए और शिक्षा पर ही सारा ध्यान अपना केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है।
तो समझ आया सभी को। तो इस तरह से ये अनसीन पैसेज है, आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो घर पर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी और अनसीन पैसेज उठाकर, क्योंकि आपके पास ग्रामर यानी कि व्याकरण की जो पुस्तकें हैं, चाहे वो 9th की हो आपके पास, वो भी अवेलेबल है। आप उसमें से कोई भी अनसीन पैसेज उठाकर आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं अपठित काव्यांश की। इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम अपठित काव्यांश की। देखिए बच्चों ध्यान से, देखो काव्यांश, काव्यांश होता है कविता का अंश। काव्यांश का क्या अर्थ होता है? कविता का अंश। ठीक है ना। देखो, संकटों से वीर घबराते नहीं। फर्स्ट लाइन में ही हमें पता लग गया, अगर हम इसकी व्याख्या भी करें, कि संकट, कभी भी मुसीबत को देखकर जो वीर पुरुष है वो कभी नहीं घबराते। तो ये वीर पुरुष की इन्होंने विशेषता बताई है। आपदाएं देख छिप जाते नहीं, अतः आपदाएं होता है मुसीबतें, मुसीबतें देखकर कभी भी पीछे नहीं हटते, ना ही कहीं छिपते हैं। लग गए जिस काम में उसे पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। ठीक है ना, वो अपने इस काम को कर बेकार में कभी भी पछतावा नहीं करते। हो सरल अथवा कठिन, हो रास्ता, अगर रास्ता चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। कर्मवीरों को ना इससे कोई वास्ता, कर्मवीर यानी कि जो अपने काम में मग्न रहते हैं, जो वीर अपने काम में मग्न रहते हैं, को ना इससे वास्ता, को इनसे कोई वास्ता नहीं होता, इनसे कोई लगाव नहीं होता। बढ़ चले तो अंत तक बढ़ते चले, अगर वो एक बार अपना पैर आगे बढ़ा लेते हैं तो वो अंत तक उस कार्य को, जिस कार्य के लिए अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, उस कार्य को अंत तक पूरा करते हैं। कठिनतर गिरी श्रृंग पर चढ़ते चले। अब जैसे आपने देखा होगा कि फौजी सैनिक अधिकतर कहाँ रहते हैं? पर्वतों पर रहते हैं, ठीक है, चोटियों पर रहते हैं, पर्वतों की चोटियों पर। कठिनतर गिरी श्रृंग पर चढ़ते चले। ठीक है ना, वो क्या करते हैं? गिरी होता है पर्वत, श्रृंग होता है श्रृंखला, वो कठिन से कठिन पर्वत की श्रृंखलाओं पर चढ़ते चले जाते हैं, मतलब वो कभी भी अपने मार्ग से पीछे नहीं हटते। कठिन पथ को देख मुस्काते सदा, हर अगर रास्ता उनके सामने कोई कठिन भी आ जाता है तो उसको रास्ते को देखकर वो क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं। संकटों के बीच वे गाते सदा, जब भी कोई संकट, कोई मुसीबत उन्हें नजर आती है तो वो क्या कर देते हैं? गाना शुरू कर देते हैं। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, उनके लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। सरल संभव कर दिखाते वे सदा, वे हर कार्य को, हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को सरल यानी कि आसान और संभव करके दिखाते हैं। यह असंभव कायरों का शब्द है। यह जो असंभव शब्द है वो किसका शब्द है? कायरों का। मतलब कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना, हर कार्य को करने में ऐसे बोल देते हैं कि यह कार्य तो असंभव है, मतलब ये कार्य तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये शब्द किसके लिए यूज होता है? कौन यूज करता है ये शब्द? कायर व्यक्ति। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, नेपोलियन जो थे उन्होंने क्या कहा था? सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। वो कह रहे हैं कि जिंदगी ही व्यर्थ है, किसके बिना? उत्साह के बिना, शक्ति के बिना और दर्प, दर्प होता है घमंड, घमंड के बिना। ठीक है, तो इसमें देखिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। आपदाएं देखकर कर्मवीर क्या करते हैं? आपदाएं अगर उनके सामने आए तो वो कभी भी छिपते नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हैं। कर्मवीरों को किस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता? कर्मवीरों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने जो कार्य आया है वो कठिन है या सरल है, वो कार्य जो है वो कठिन है या सरल है, वे उस कार्य में पूरी तरह से अपनी भूमिका जो है वो निभाते हैं। फिर है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप क्या लिख सकते हो? इसका उचित शीर्षक क्या दे सकते हो? कर्मवीर। ठीक है ना। कठिन रास्तों पर कर्मवीर किस तरह दूसरों से अलग दिखते हैं? कठिन रास्तों पर जो कर्मवीर है वो दूसरों से किस तरह अलग दिखते हैं? क्योंकि कठिन रास्ते को देखते हुए जब वो उस रास्ते को देखते हैं तो वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके सामने कोई संकट भी आ जाता है तो वो गीत गाने शुरू कर देते हैं। वे एक आम व्यक्ति से अलग हैं। एक आम व्यक्ति कैसा होता है? वो संकटों को देखकर घबरा जाता है, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति जो है वो कभी नहीं घबराता। नेपोलियन के कथन और कर्मवीरों के स्वभाव की समानता काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेपोलियन के कथन
और कर्मवीरों के स्वभाव की समानता काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए क्या बताया यहाँ पर ये बताया गया है, नेपोलियन का कथन है कि असंभव कायरों का शब्द है। उन्होंने ये कहा है कि असंभव जिस शब्द का यूज करते हैं, जो इस शब्द का यूज करते हैं ना असंभव, वो शब्द कौन यूज करते हैं? कायर इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसी तरह कर्मवीरों का स्वभाव है कि वे किसी काम को असंभव नहीं मानते हैं और वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। यही क्या है, दोनों में समानता है। ठीक है, आप चाहें तो मैं इस वीडियो में ही आपको एक काव्यांश दिखा देती हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ठीक है ना, ठीक है बेटा। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने 11 अंक का जो है अपनी तैयारी एक तरह से पूरी तरह से पक्की कर लेनी है। ठीक है ना, तो आज हम दोहराई कार्य शुरू कर रहे हैं। तो इस दोहराई कार्य में फर्स्टली हमने किया अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, और इसके बाद हम करने जा रहे हैं संदेश लेखन, जो आएगा आपका 5 अंक का। ठीक है ना, यस प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो भेजी थी, लेकिन अब हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, दोहराई कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक बार से फिर ये समझा रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी संदेश लेखन का टॉपिक लेके उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, संदेश लेखन, चाहे वो संदेश कैसा हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को हम क्या कहते हैं, संदेश लेखन। ठीक है, आपको अगर किसी को कोई मैसेज देना होता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, तो वो किस तरह से आप देते हैं। ठीक है ना, मौखिक यानी कि आप फोन पे बात करके दे सकते हैं, लिखित यानी कि मैसेज टाइप करके दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप समूह को हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखित संदेश करने जा रहे हैं। संदेश के कुछ प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा जो संदेश है वो है शुभ कामना संदेश, मतलब किसी अच्छे काम पर आपको क्या देना है, शुभ काम का संदेश देना है। जैसे कांग्रेचुलेशंस करते हुए किसी को, ठीक है ना, चाहे किसी का बर्थडे था, जन्म दिवस था, किसी प्रतियोगिता में वो उत्तीर्ण हुआ, पदोन्नति हुई, ठीक है ना, मतलब प्रमोशन हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे संदेश होते हैं, शुभ कामना संदेश। पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे हम बोलते हैं ना हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मतलब इस तरह से आप बोलते हो। तो इसमें क्या आते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दीपावली, होली आदि, ठीक है ना, आदि पर दिए जाने वाले संदेश। फिर आते हैं विशेष अवसरों पर, जैसे पुण्यतिथि हो गई, ठीक है ना, शोक संदेश हो गया, ठीक है, किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, उस पर जो संदेश दिया जाता है वो क्या होता है, शोक संदेश होता है। किसी विशेष दिवस का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना, समझ आया आप सभी को। आगे देखो, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका जो है फॉर्मेट कैसे होता है, प्रारूप कैसे होता है। ठीक है ना, इसका जो है वो प्रारूप कैसा होता है, संदेश लेखन का प्रारूप। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दो तरह से हम संदेश लेखन लिख सकते हैं, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट किसी भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्टली है हमारा संदेश। संदेश कैसा है, शुभ कामना का है, पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाला संदेश है, या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला संदेश है। आप ये संदेश के साथ सेंटर में मेंशन करेंगे। लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे पहले दिनांक,
दिनांक के सीधा सामने समय कि कितने बजकर कितने समय पे आपने वो संदेश लिखना शुरू किया। उसके बाद संबोधन, दिनांक के नीचे संबोधन, मतलब आप संबोधन लिखेंगे, आप किसको संबोधित कर रहे हैं, अपने उस मित्र को, ठीक है ना। फिर आप अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 लाइन्स हो, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आपके जो अंक हैं वो भी कट जाएं। और नीचे आप लिखेंगे अपना नाम, अगर संदेश लेखन में ये मेंशन है, टॉपिक में ये मेंशन है आपका नाम तो लिखेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे नाम क ख ग, ठीक है। शब्द सीमा जो होती है संदेश लेखन की वो होती है 30 से 40 शब्दों की, ठीक है, 30 से 40 शब्दों की। फिर आता है एक और है, ये इस तरह से भी आप संदेश लेखन लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम करना है, संदेश के साथ आपने ये मेंशन करना है कि शुभ कामना संदेश है या पर्व या त्योहारों पर भेजे जाने वाला संदेश है। नीचे आएगा उसके संबोधन, संबोधन से आप स्टार्ट कर सकते हो, ये किसको आप संबोधित कर रहे हो, अपने मित्र का नाम लिख सकते हो यहाँ। फिर उसके नीचे से आप शुरू कर सकते हो अपना संदेश लिखना और नीचे नाम क ख ग, ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने आपको एक ये कराया भी हुआ है, उदाहरण है एक, नवरात्रि के पावन पर्व पर नरेंद्र मोदी द्वारा हमें शुभकामनाएं दी गई हैं, हमें यानी कि पूरे भारतवर्ष को। इस पर एक संदेश लिखिए। तो आप किस तरह से इस पर संदेश लेखन लिख सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट है हमारा औपचारिक संदेश, ठीक है, जिसमें आती है आपकी शुभकामना संदेश, ठीक है ना। जैसे ऊपर क्या लिखेंगे हम, शुभकामना संदेश, क्योंकि शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिनांक के नीचे संबोधित किसको कर रहे हैं, वो प्रिय भारतवासियों। दिनांक के सीधा सामने कितने बजे का मैसेज डाला उन्होंने, शाम 7 बजे। मैं आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं व लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नीचे नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैसेज किसने डाला है, ये नरेंद्र मोदी, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक संदेश दे रही हूँ। ये जो संदेश है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने मित्र नमन को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए एक संदेश लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आप जो है अपना दोहराई का कार्य आज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। जितनी जल्दी आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी जो है आप उसको कवर करते जाएंगे और आपको जो है सितंबर एग्जाम्स में, सितंबर की परीक्षाओं में किसी तरह की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ आप क्या करना, आज आपको 3 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। टोटल 11 अंक की आपको प्रैक्टिस करनी है। अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश और किसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, संदेश लेखन की। किसकी प्रैक्टिस करनी है, संदेश लेखन। समझ में आया? धन्यवाद।